एमबीजी स्पीच के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाता है तो इस हवाले से क्या पेचीदगियां जन्म ले सकती हैं और कौन सी कानूनी रुकावटें हायल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पीएमए लॉन्ग कोर्स के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान में नहीं आया, बल्कि उन्होंने ओटीएस प्रोग्राम के ज़रिए फ़ौज में कमीशन हासिल किया। तो क्या इस एतराज़ की कोई अहमियत है? इसी तरह ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 26 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनका जो 4 साला दौर है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो ख़त्म हो रहा है और आर्मी चीफ़ ने 29 नवंबर को, नए आर्मी चीफ़ ने जो है वो चार्ज लेना है और मौजूदा आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। तो क्या ऐसी सूरत में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ बनाया जा सकता है? हुकूमत के पास इस हवाले से क्या ऑप्शंस हैं? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो है वो कुछ लोग तशकीक में मुब्तला हैं और कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं और उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनको आर्मी चीफ़ बनाने में कुछ जो कानूनी रुकावटें हैं वो हायल हैं। जो बताया गया है कि जी 26 नवंबर को उनकी जो है वो रिटायरमेंट है। उनका जो 4 साल टेन्योर है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो ख़त्म हो रहा है। वो 26 नवंबर तक कैसे पहुँचे ये डिटेल सारी में जो है मैं बता चुका हूँ और कि जी लेट उनकी प्रमोशन साथ ही हुई थी, लेकिन वो कहा जाता है कि जो उन्होंने जो उनको तारे लगाने की जो तकरीब है वो बाद में हुई और चार्ज उन्होंने जो है वो बाद में जो है वो लिया। इस वजह से 26 नवंबर को जो है वो उन्होंने रिटायर होना है। तो ये 3 दिन का जो फ़र्क है, इस फ़र्क को 3 दिन का जो फ़र्क है इससे कैसे निपटा जाएगा और उसका जो है वो क्या हल निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ी सी तफसील जो है वो जनरल आसिम मुनीर के बारे में आपको बता देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर जो है वो वैसे तो इससे पहले गुजरांवाला के कोर कमांडर रहे हैं। अब जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। उससे पहले कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं। उससे पहले डीजीआईएसआई रहे हैं। उससे पहले डीजीएमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डीजी रहे हैं। उससे पहले जब वो मेजर जनरल थे तो वो फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़ यानी एफसीएनए के कमांडर रहे हैं। और ये जो एफसीएनए है ये रावलपिंडी कोर के तहत आती है। और जब ये एफसीएनए के कमांडर थे जनरल आसिम मुनीर, तो उस वक़्त मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा वो कोर कमांडर रावलपिंडी थे। तो इतने ये क्लोज़ जो हैं वो मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ जो है वो रहे हैं। सैयद ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और हाफ़िज़ कुरान हैं। रावलपिंडी का एक इलाका है ढेरी, वहाँ से जो है इनका ताल्लुक़ है आसिम मुनीर साहब का। इनके वालिद साहब जो हैं इकराम मुनीर वो शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं और ये हाफ़िज़ कुरान हैं। बताया जाता है कि कर्नल के रैंक पर प्रमोशन के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए और फिर उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। खैर एक जर्नैल के लिए ज़ाहिर है हम कोई इमाम मस्जिद तो नहीं रख रहे, लेकिन फिर भी उनके बारे में सारी तफसीलात जो है वो चूँकि बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बात भी आपके साथ जो है वो शेयर करना मुनासिब समझी। तो जनरल आसिम मुनीर जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो ओटीएस से है और ये भी एक एतराज़ उनके हवाले से किया जाता है कि जी वो पीएमए से कमीशन नहीं लिया उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में, बल्कि ओटीएस कोर्स के ज़रिए जो है वो अफवाज पाकिस्तान में आए। तो ये ओटीएस कोर्स क्या होता है और क्या पीएमए को कोई फ़जीलत हासिल है ओटीएस पे, इसमें फ़र्क क्या है, ये भी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ओटीएस से मुराद जो है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है। जब भी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी होता है कि जब ऑफिसर्स की किल्लत होती है, शार्टेज हो जाती है और जो उसके लिए जो मिलिट्री एकेडमी होती है, कैडेट एकेडमी, वहाँ से ये ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही होती, तो फिर इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो मुतारफ़ करवाए जाते हैं। क्या मैं पाकिस्तान से पहले भी
जब दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो रॉयल इंडियन आर्मी थी उसको अफसरों की जो है वो ज़रूरत पड़ी, तो उस वक़्त भी ये जो OTS है, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ये मुतारिफ़ करवाए गए और अफ़वाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जनरल ज़ियाउल हक़, उनका ताल्लुक़ जो है वो OTS कोर्स से था और उन्होंने OTS कोर्स के ज़रिए ही ये जो रॉयल इंडियन आर्मी है वो उसमें शमूलियत अख्तियार की। जो पहले मकामी सिपा सालार थे जनरल अयूब खान, वो सैंडल्स से जो है वो उन्होंने कमीशन हासिल किया। जो दूसरे कमांडर इन चीफ थे फ़ौज पाकिस्तान के जनरल मूसा खान, वो बतौर जवान रॉयल इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और लेकिन बाद में उन्हें मिलिट्री एकेडमी देहरादून जो है वहाँ से उन्हें फ़ौज में कमीशन हासिल करने का मौका मिला। याह्या खान जो हैं फ़ौज पाकिस्तान के जो तीसरे मकामी कमांडर इन चीफ़ हैं, वो भी उन्होंने देहरादून मिलिट्री एकेडमी से जो है वो कमीशन हासिल किया। जनरल गुल हसन जो आखिरी कमांडर इन चीफ़ थे और उसके बाद कमांडर इन चीफ़ का ओहदा ख़त्म करके आर्मी चीफ़ का ओहदा जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। तो जनरल गुल हसन जी भी देहरादून से ही फ़ौज में शामिल हुए थे। जनरल टिका खान जो हैं, जो उनके बाद आर्मी चीफ़ बने, वो भी बतौर सिपाही फ़ौज में भर्ती हुए थे और बाद में उन्होंने देहरादून मिलिट्री एकेडमी से जो है वो कमीशन हासिल किया। और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ जो हैं, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS के ज़रिए जो है वो उन्होंने रॉयल इंडियन आर्मी में शमूलियत अख्तियार की। तो पाकिस्तान में ये जो OTS है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम, ये कब और कैसे जो है वो शुरू हुआ उसके बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1948 में जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम है OTS, वो कोहाट में शुरू किया गया और उस वक्त ज़ाहिर है वजह यही थी कि क़याम पाकिस्तान के बाद ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी और ज़्यादा अफसर जो हैं वो चाहिए थे। तो वहाँ जो है ये सिलसिला शुरू किया गया कि 1 साल या 12 माह की ट्रेनिंग दे के जो है वो लोगों को आप फ़ौज में जो है वो कमीशन दे। 1961 में ये जो OTS कोर्स का सिलसिला है ये ख़त्म हो गया और जो OTS यानी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कोहाट है उसको बंद कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता ख़ास बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के जो दौर में जो वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल खालिद महमूद आरिफ, जो जनरल KM आरिफ के नाम से भी मशहूर हैं, उनका ताल्लुक़ भी OTS से था। वो कोहाट OTS में जो नवा कोर्स था उससे वो उन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल किया। यानी उस वक्त के आर्मी चीफ़ और वाइस आर्मी चीफ़ दोनों जो है वो OTS थे। अलबत्ता जनरल ज़ियाउल हक़ जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले वो OTS के ज़रिए उन्होंने फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की और जनरल खालिद महमूद आरिफ जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद जो OTS कोहाट था उसमें जो नवा कोर्स था उसके ज़रिए जो है वो फ़ौज में आए। उसके बाद जो है इसमें जो है वो 23 तक के जो 9 कोर्स जो है वो इसमें करवाया गया और OTS कोहाट में, और उसके बाद इस स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद दूसरी मरतबा ये जो OTS के ज़रिए अफसरों को की रिक्रूटमेंट जो है वो फ़ौज पाकिस्तान में शुरू की गई, वो 1980 की दहाई में जो है वो ये ख्याल आया और इस हवाले से जो है वो सोच विचार शुरू हुआ। और 1982 में मंगला में OTS कोर्स के ज़रिए इंडक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और 1982 में OTS मंगला में जो 10वां कोर्स है OTS का वो जो है वो शुरू किया गया और फिर 10वें कोर्स से लेके 23वें कोर्स तक यानी टोटल जो 13 कोर्सेज़ हैं वो मंगला में जो है वो हुए OTS में। और 1990 में ये जो OTS कोर्स का सिलसिला है उसे बंद कर दिया गया और इसका जो 17वां कोर्स था OTS का उसके ज़रिए सैयद आसिम मुनीर अहमद जो हैं उन्होंने 1986 में अफ़वाज पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की और ये जो 17वां OTS कोर्स था मंगला का, उसमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो हासिल की। 1990 में जब ये टोटल 24 OTS कोर्स और मंगला में जो है वो 13वां OTS कोर्स जो है वो मुकम्मल हो चुका, तो इस OTS मंगला को जो है वो बंद कर दिया गया और इससे जो है वो जूनियर कैडेट एकेडमी यानी JCA में तब्दील कर दिया गया। और JCA में इंडक्शन का तरीकाकार ये था कि मैट्रिक के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती थी
और आप जो जूनियर कैडेट एकेडमी मंगला है वहाँ पे आके पढ़ते थे और 2 साल बाद जब एफए आप कर लेते थे तो उसके बाद दोबारा आप पीएमए जाके पीएमए काकूल में वहाँ जो है वो ट्रेनिंग करते थे और अफवाज पाकिस्तान में कमीशन हासिल करते थे। लेकिन ये जो जूनियर कैडेट एकेडमी है इसे भी जो है वो बाद अज़ां ग़ालिबन 1992 में बंद कर दिया गया और ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या ओटीएस और पीएमए लॉन्ग कोर्स में कोई फ़र्क है, कोई उसकी जो है वो फजीलत ज़्यादा है या कम है, या क्या मामला है और ये बात क्यों कही जाती है। तो जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप देखें तो यहाँ आप देखें कि डीएमजी वाले जो हैं उनके यहाँ एक एहसास तफाखुर पाया जाता है और वो दूसरों से ख़ुद को बरतर समझते हैं। या जिस तरह फ़ौज में भी अगर आप बात करें फ़ौज की तो यहाँ आर्मर्ड और आर्टिलरी और इन्फेंट्री वाले जो हैं वो समझते हैं कि हम असल में सही वाले जो सिपाही हैं फ़ौजी हैं वो तो हम हैं। ये जो एजुकेशन कोर वाले हैं या ये जो मेडिकल कोर वाले हैं या जो इंजीनियरिंग कोर वाले हैं या फलाने ढिमकाने सिग्नल्स वाले, ये तो फारग हैं, इनका तो इनको सही मानों में जो है वो फ़ौजी नहीं कहा जा सकता। तो ये जिस तरह ये एक तबकाती तफरीक जो है वो हर तरफ पाई जाती है, तो उसी तरह फ़ौज में भी ये बात कही जाती है कि जी देखें ये जो पीएमए वाले हैं, पीएमए के ज़रिए वो असल में सही वाले जवान और सिपाही हैं और फ़ौजी हैं, और ये ओटीएस वाले तो ये क्या बेचते हैं। लेकिन इस हवाले से किसी किस्म का कोई आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से जो है वो तो कोई तफरीक नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं आर्मी चीफ बने वो भी ओटीएस के ज़रिए आए थे, और उनके दौर में जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल खालिद महमूद आरिफ वो भी जो है वो ओटीएस के ज़रिए जो है वो आए थे। तो ये इससे तो है वो कतन कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि जी अगर पहले उन्होंने रिटायर हो जाना है, 29 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, और अगर वो 26 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है जनरल आसिम मुनीर की, तो फिर उन्हें आर्मी चीफ कैसे लगाया जाएगा। मैंने इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं जो इन मामलों को समझते हैं उनसे गुफ्तगू करके इस मामले को समझने की कोशिश की। कर्नल इनाम एडवोकेट का नाम आपने सुना होगा, कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम, उन्हें अथॉरिटी समझा जाता है। इस हवाले से जो है उनसे भी मेरी गुफ्तगू शुनीद हुई और मैंने इस मामले को जो है वो समझने की कोशिश की। तो जो मुझे बात समझ आई है वो ये है कि इसके 3 हल हैं। एक हल तो ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो कुछ दिन पहले चार्ज छोड़ दें और घर चले जाएं। मसलन 29 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना है, वो 25 नवंबर को जो है वो 4 दिन 5 दिन पहले जो है वो ओहदा छोड़ दें और चार्ज जो है वो नए आर्मी चीफ के हवाले अगर कर दें तो इस मामले से निपटा जा सकता है। और इसकी मिसाल पहले मौजूद है। किस तरह से? मिसाल के तौर पे जनरल राशिद महमूद जो हैं उन्होंने 28 नवंबर 2013 को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाला, और जनरल ज़ुबैर महमूद हयात जो हैं उन्होंने 28 नवंबर 2016 को अपने ओहदे का चार्ज जो है वो लिया। लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट थी तो अब उन्होंने 28 या 29 नवंबर को जो है वो घर जाना था। मोस्ट प्रोबेबली 28 नवंबर को जो है वो उन्होंने घर जाना था, लेकिन उन्हें कहा गया कि जी आप एक दिन जो है वो पहले चले जाएं और चार्ज जो है वो छोड़ दें। तो यूँ उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, वो एक दिन पहले घर चले गए। यूँ जनरल नदीम रज़ा जो हैं उन्होंने 27 नवंबर 2019 को चार्ज लिया बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। तो एक हल तो ये है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस तरफ शायद ना जाया जाए। दूसरा हल क्या है? दूसरा हल ये है कि वज़ीर आज़म के पास अख्तियार है कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को एक्सटेंशन दे सकते हैं। वो 1 महीने की एक्सटेंशन दे दें, 15 दिन की दे दें, 2 महीने की एक्सटेंशन जो है वो दे दें, तो ये मसला हल किया जा सकता है। लेकिन इस तरफ भी जाने का अमकान बहुत कम है, क्योंकि जिस आर्मी चीफ के टेन्योर का आगाज़ ही एक्सटेंशन के साथ हुआ, एक्सटेंशन जो है वो एक अब गाली बन चुकी है, तो ये कोई अच्छी बात जो है वो नहीं होगी। लिहाजा इस बात का अमकान भी कम। तीसरा ऑप्शन जिसके बारे में ज़्यादा इस बात का अमकान है कि इस तरफ जाया जा सकता है वो ये है कि उन्हें 4 स्टार जनरल बना दिया जाए और फुल जनरल के रैंक पर जो है वो तरक्की दे दी जाए। मिसाल के तौर पे 1 हफ़्ते बाद अनाउंसमेंट होती है
और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से KG जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ तैनात कर दिया गया है। वो 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज लेंगे, मगर उन्हें फिल फोर विद इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है वो 4 स्टार जनरल के रैंक पे जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो यूँ भी ये मसला जो है ये हल किया जा सकता है और इस हवाले से कोई तकनीकी रुकावट जो है वो अब हायल नहीं है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर और जनरल अज़हर अब्बास में से किसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाता है और किसे नया सिपह सालार तैनात किया जाता है, इस हवाले से हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। नया आर्मी चीफ जो है उसकी पॉलिसी क्या होगी, क्या वो जनरल बाजवा की जो पॉलिसियां हैं उन्हें ही लेकर चलेगा या फिर कोई नई डॉक्ट्रिन जो है वो सामने आएगी, इस हवाले से फिर किसी शो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल होरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।